डियर स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे स्पेशल टॉपिक आइसोमेरिज्म या समावयता के बारे में डिस्कस करेंगे कि समावयता है क्या। अक्सर स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें अनक्लियर रह जाती हैं। टीचर्स थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ करके या डिफिकल्ट करके पढ़ाते हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म के टाइप क्या है और आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स क्या हैं और व्हाट इज द यूजेस ऑफ आइसोमेरिज्म, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं या क्या यूजेस हैं, इसको हम बताएंगे। तो प्रायः देखा गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में देखा ये गया है कि कई यौगिक ऐसे हैं जिनके गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं परंतु उनके अणुसूत्र क्या है, समान है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ले लें और डाई मेथिल ईथर ले लें यानी CH3OCH3। ये दोनों यौगिक ऐसे हैं, इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न हैं परंतु इनके अणुसूत्र समान हैं। अगर अणुसूत्र देखा जाए तो C2H6O, दोनों के अणुसूत्र क्या है, सेम है। इसमें भी देखिए C2H5H6 हो जाएगा और इसमें भी देखिए C2H6O हो जाएगा। दोनों का अणुसूत्र समान है परंतु इनके भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसी दशा में ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के आइसोमर या समावयी कहलाते हैं तथा यह परिघटना जो है समावयता कहलाता है। समावयता वास्तव में ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है आइसोस मीन्स द सेम और मिरोस मीन्स पार्ट, यानी किसी भी यौगिक के सेम पार्ट यानी सेम अणुसूत्र या सेम भाग के कारण ही इनको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयता और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयता, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावयता, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समूह समावयता, मेटामेरिज्म मध्यावयता और ट्यूटोमेरिज्म चलावयता। उसी प्रकार त्रिविम समावयता को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयता और ध्रुवण समावयता। ठीक है, अब चलते हैं चेन आइसोमेरिज्म पर। चेन आइसोमेरिज्म क्या है, इसको समझिए। इसको श्रृंखला समावयता कहते हैं। श्रृंखला समावयता यानी श्रृंखला में परिवर्तन के कारण जो समावयता उत्पन्न होती है उसे श्रृंखला समावयता कहते हैं। जैसे C5H12 ये है पेंटेन। पेंटेन को अगर हम श्रृंखला के रूप में लिखते हैं तो पेंटेन को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला CH3 CH2 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 और CH3। कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 यानी C5H12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। फार्मूला वही है यानी C5H12, लेकिन श्रृंखला हमको एक सीधी श्रृंखला प्राप्त हो जाती है, इसको लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन। इसके साथ साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3 और CH3। ये हो गया आइसोपेंटेन। फिर से देख लीजिए, आइसोपेंटेन यानी 3 3 6 3 9 2 11 1 12 और कार्बन संख्या 1 2 3 4 5। आइसोपेंटेन यानी पेंटेन ही है लेकिन इसमें क्या हुआ, एक मेथिल मूलक अलग से लग जाने के कारण 2 श्रृंखलाएं दिखने लगी, एक ये मेन श्रृंखला और ये फंक्शनल ग्रुप श्रृंखला। तो इस तरह से 2 श्रृंखलाएं जब हो जाएंगी तो आइसो
पेंटेन कहलाएगा। अणुसूत्र समान है यानी C5H12 भी है, लेकिन इनके संरचना सूत्र या फिर कह लीजिए इनकी श्रृंखला में अंतर आ गया। ये 5 कार्बन की मूल श्रृंखला हो गई, ये 4 कार्बन की मूल श्रृंखला हो गई। एक कार्बन इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में, मेथिल ग्रुप के रूप में लग गया। इसी तरह CH3 C CH3 CH3 और CH3, इसमें देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 और 3, तो 12 हो गया यानी C5H12। ये हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, इस तरह से हम C5H12 यानी पेंटेन को 3 श्रृंखला समन्वय के रूप में लिख सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक, तो श्रृंखला समन्वयता क्लियर हो गया कि अणुसूत्र वही रहेगा, परंतु उनकी कार्बन श्रृंखलाओं में डिफरेंस होगा, अंतर होगा, जिसके कारण उसे क्या कहेंगे, श्रृंखला समन्वयता कहेंगे। अब बात आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म देखिए क्या होता है, जैसा कि इससे नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, पोजीशन। ठीक, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। स्थान में परिवर्तन होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप अथवा डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड के स्थान में परिवर्तन होने के कारण वो क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। जैसे C4H8, C4H8 है, इसको आप 1 2 3 4 आपने कर दिया, किनारे वाले को आपने CH3 कर दिया, इधर कर दिया आपने CH3, 6 हो गया, आपने इधर कर दिया डबल बॉन्ड। ठीक, और ये हो गया H और ये हो गया H। यहां पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 7 1 8, डबल बॉन्ड बीच में हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटीन 2, यानी इस पर जो है दूसरे पर डबल बॉन्ड है, ये ब्यूटीन 2 कहलाएगा। और अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 1 7 8, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 1 3 2 5 3 8, हाइड्रोजन 8 हुए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 1। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के स्थान में परिवर्तन होने के कारण जो समन्वयता डेवलप होती है उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी स्थान समन्वयता। अब तीसरी समन्वयता पर आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को भी देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन होने के कारण जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगा, यानी क्रियात्मक समूह में अंतर के कारण जो समन्वयता उत्पन्न होगा। याद रहे समन्वयता है तो अणुसूत्र समान होंगे, केवल उनके चेन में परिवर्तन होगा, उनकी पोजीशन में परिवर्तन होगा, उनके फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन होगा। ठीक, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उनके फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन के कारण जो समन्वयता उत्पन्न होती है उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है। और दूसरा मैंने बताया था कि CH3O CH3, डाइमेथिल ईथर। दोनों देख लीजिए, दोनों का आप देखेंगे अणुसूत्र समान होगा। क्या अणुसूत्र होगा, C2H6O, अणुसूत्र समान होगा, परंतु फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। जब फंक्शनल ग्रुप अलग है, अगर इनको देखते हैं इनका हो जाएगा CH3 CH2OH, और इसका लिखेंगे CH3O CH3। दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों के भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हैं,
और फंक्शनल ग्रुप अलग होने के कारण ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं।